नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 22 मई 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे हम्बोल्ट ग्लेशियर। वेनेजुएला का छठा ग्लेशियर था जो समाप्त होने की स्थिति में है। यहाँ पे टोटल 6 ग्लेशियर थे। वेनेजुएला जो है वो साउथ अमेरिका का क्षेत्र है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में जो है वेनेजुएला देश है। यहाँ पे 6 ग्लेशियर थे एंडीज माउंटेन में, लेकिन अभी वर्तमान समय में छठा ग्लेशियर हम्बोल्ट ग्लेशियर जिसे कहा जाता है वो लगभग मृत प्राय होने की स्थिति में है, ठीक है। और ऑलरेडी जो 5 ग्लेशियर थे वो 2011 तक जो है 5 ग्लेशियर गायब हो गए, ठीक है। क्यों गायब हुए? तो क्लाइमेट चेंज के कारण। तो अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्लेशियर क्या होता है। तो ग्लेशियर जो है मूल रूप से बर्फ का एक बड़ा और मोटा समूह होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं ग्लेशियर आर लार्ज मासेज ऑफ आइस दैट फॉर्म ऑन लैंड ओवर लॉन्ग पीरियड्स थ्रू द एक्यूमुलेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ स्नो। जो लगातार बर्फबारी होती है सर्दियों के मौसम में, वही जमकर जो है इस तरह के ग्लेशियर का निर्माण करता है। तो ग्लेशियर क्यों पिघल रही है? जिसमें पहला कारण है क्लाइमेट चेंज के कारण लगातार जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तेजी से हो रहा है, उसके कारण भी ग्लेशियर बहुत ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो है मानव कृत्यों के द्वारा भी ग्रीन हाउस गैसों का बहुत तेजी से उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए जो है इन्वायरमेंट पे लगातार जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि लगभग 1880 से तुलना करें तो हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। उसके बाद लगातार जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसी के परिणाम स्वरूप ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसकी गति में भी तीव्रता आई है, और कुछ जो है वो नेचुरल क्लाइमेट फिनोमेना के कारण, मतलब कि कुछ प्राकृतिक कारण भी है, जैसे अल नीनो का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी कारण जो है हमारा जो वर्षा की पैटर्न है वो अनियमित हो गई है। इसके कारण जो है ग्राउंड वाटर की लगातार कमी हुई है, जल स्तर में कमी होती जा रही है। इसी कारण जो है ग्लेशियर गर्मी बढ़ता जा रहा है, इसके कारण ग्लेशियर लगातार तेजी से पिघल रहा है। तो ग्लेशियर पिघलने से क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? तो ग्लेशियर जैसे जैसे पिघलता जाएगा हमारा फ्रेश वाटर का जो सोर्सेज है वो कम होता जाएगा, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वर्षा के जल पे निर्भर होते जाएंगे, उस पर निर्भरता बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग तापमान को जो प्रबंधित करते हैं उसमें भी कमी आएगी। उसके बाद जो वहाँ के पारिस्थितिकीय तंत्र हैं उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ग्लेशियर पिघलेंगे तो वहाँ जो स्थानीय जीव जंतु हैं उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वो भी बहुत तेजी से माइग्रेट होने लगेंगे। माइग्रेट होंगे उसके बाद फिर उनका जो जो भी मानव बस्तियां हैं आसपास में जो ग्लेशियर के पास रहती है वहाँ के अनुकूल है, स्थानीय ट्राइबल्स रहते हैं, तो वो अपनी जान को बचाने के लिए शहरों की ओर पलायन करेंगे, जिससे उनका संस्कृति भी खतरे में पड़ जाएगा। जो अपने संस्कृति के संरक्षण करते हैं उन स्थानीय क्षेत्रों में रह के उस पर भी कमी आएगी, वो शहरी क्षेत्रों में चले जाएंगे और वहाँ के संस्कृति को अडॉप्ट करेंगे, जिससे उनका जो बहुमूल्य कल्चर है वो भी प्रभावित हो जाएगा। लगातार सी लेवल में वृद्धि हो जाएगी, जिससे कि जितने भी आइलैंड है या फिर कोस्टल रीजन है वहाँ पे जल स्तर के बढ़ने के कारण डूबने का खतरा लगातार बढ़ा रहेगा, ठीक है। तो ये सारे प्रभाव हो सकते हैं। तो हर एक पॉइंट को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि क्या कारण है कि ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं। वेनेजुएला याद रखिएगा, और ये ग्लेशियर का नाम जरूर याद रखिएगा, हम्बोल्ट, जो कि वेनेजुएला में है, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए प्री एक्लेम्पसिया पर प्रकाश डालना है। प्री एक्लेम्पसिया होता क्या है? जिन महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर होता है या फिर शुगर हो जाते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के पहले, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव जो है उसके बच्चों पे पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण बच्चे जो है जल्दी पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण उन बच्चों में विसंगतियां देखी जाती है, कुपोषण रहता है। उसके बाद उनके मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अपंग रहते हैं बहुत से बच्चे। तो इसका मुख्य कारण बनता जा रहा है प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है। तो प्री एक्लेम्पसिया के बारे में विस्तार से पढ़ लेंगे, और इसको रोकथाम के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, इस आर्टिकल में हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद ये कल का आर्टिकल था कि भारत चीन उपभोग पे तुलना की जा रही है, इसका जो है अभी पॉपुलेशन वर्ल्ड का नंबर 1 पॉपुलेशन हो गया है, जिसके कारण भारत में कंजम्पशन उपभोग की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है अगर चाइना से तुलना किया जाए। तो इसके क्या कारण है, हर एक पॉइंट को विस्तार से पढ़ लेंगे। इसमें बहुत से आंकड़े भी दिए गए हैं, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से तुलनात्मक रूप से विस्तार से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें हम लोग पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे
जो लगातार ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अभी ये एग्जाम्पल है वेनेजुएला का, ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका के कंटिनेंट का देश है। तो यहाँ पे 6 ग्लेशियर्स थे, ठीक है, जिसमें से 5 ग्लेशियर ऑलरेडी 2011 में पिघल गए। ये सारे ग्लेशियर जो थे वो एंडीज पर्वत पे थे, नाम याद रखेगा, ठीक है। और ये छठा ग्लेशियर जो है अभी पिघल गया है। तो बहुत से इसके प्रतिकूल प्रभाव बताए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ने कहा है कि एंडीज में दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र का एकमात्र बचा हुआ ग्लेशियर हम्बोल्ट, नाम याद रखेगा, हम्बोल्ट या फिर ला कोरोना भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ग्लेशियर के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाली बहुत छोटे हो गए हैं, ठीक है, ये बहुत तेजी से पिघल गया है। तो हम्बोल्ट ग्लेशियर के बारे में जान लेते हैं। तो वेनेजुएला का हम्बोल्ट ग्लेशियर देश का आखिरी ग्लेशियर था जिसे बर्फ क्षेत्र के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया था। तो पूरब में यहाँ पे लोकेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। वेनेजुएला जो है इसके सराउंडिंग कंट्रीज को जरूर देख लीजिएगा, जैसे कोलंबिया हो गया, पनामा हो गया, गुआना हो गया, ठीक है। ब्राजील के साथ भी इसका बॉर्डर शेयर होता है, तो कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पूरब में देश सियरा नेवादा डी मेरिडा पर्वत श्रृंखला में, तो इस पर्वत श्रृंखला का नाम था डी मेरिडा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। यहाँ पे मुख्यतः 6 ग्लेशियर थे जो सभी समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित थे, ठीक है, एंडीज में। तो 2011 तक 5 ग्लेशियर गायब हो चुके थे, 2011 तक 5 ग्लेशियर पहले ही गायब हो चुके थे, ठीक है। तो वैश्विक रुझान क्या है, तो ग्लेशियर अनुमान से अधिक तेजी से सिकुड़ता जा रहा है, ठीक है, ग्लेशियर्स कम होते जा रहे हैं, बहुत तेजी से पिघल रहा है। तो 2023 के अध्ययन का अनुमान है कि वर्तमान जलवायु परिवर्तन दरों के कारण 2021 तक विश्व का लगभग 2/3 ग्लेशियर जो है वो लुप्त हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, जितना तेजी से हम लोग ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, लगातार वैश्विक स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कार्यान्वयन जो है बहुत सही से नहीं हो पा रही है। इसलिए हम लोग जो है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर को कंट्रोल करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। 2030 तक जो रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो भी जो है पूरा होता नहीं दिख रहा है। इसी के प्रतिकूल प्रभाव के रूप में ग्लेशियर का इतना तेजी से विलुप्त होता दिख रहा है। तो ग्लेशियर क्या होते हैं, तो ग्लेशियर मूल रूप से बर्फ के बड़े और मोटे समूह हैं जो सर्दियों से बर्फ के जमाव के कारण भूमि पर बनते हैं, ठीक। तो हिमनद अस्तित्व के लिए शर्त क्या है, ग्लेशियर के अस्तित्व के लिए शर्त क्या है, तो संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कहा गया है कि हिमांक के निकट औसत वार्षिक तापमान वाले क्षेत्र में मेनली जो है ग्लेशियर बनता है, जहां पे जिस क्षेत्र में जो है हिमांक 0 डिग्री से नीचे का तापमान रहता है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण शीतकालीन बर्फ संचय की आवश्यकता है, ठीक है। मोस्टली जो है सर्दियों के समय जो है बर्फबारी होता है, उसी कारण वहां पे बर्फ का संचयन होता है। तो गर्मियों के तापमान से सर्दियों की बर्फ पूरी तरह नहीं पिघलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि गर्मियों के तापमान से बर्फ पूरी तरह से नहीं पिघलनी चाहिए, थोड़ी बहुत पिघले, उसके बाद फिर जब सर्दी आएगी तो फिर उसका जो ऊपर का परत है फिर से भर जाएगा। लेकिन अगर पूरी तरह से पिघल जाएगी तो वहां पे ग्लेशियर का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्लेशियर धीरे धीरे बहते हैं, ठीक है, धीरे धीरे ही पिघलते हैं, जैसे इस फिगर में देख सकते हैं। तो कोई भी सार्वभौमिक आकार की परिभाषा नहीं है, लेकिन आमतौर पर लगभग 10 हेक्टेयर बर्फ की आवश्यकता होती है किसी भी स्थान को ग्लेशियर कहलाने में, ठीक है। तो ग्लेशियर गायब क्यों हो रहे हैं, इसके मुख्य कारण जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है। औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि आई है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जीवाश्म ईंधन जलाने जैसी मानवीय गतिविधियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को लगातार बढ़ा रही वायुमंडल में, जिसके कारण भी तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये गैसें वायुमंडल में गर्मी को रोकती है और उसे बाहर निकलने से भी रोकती है, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ का एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर भारतीय परिदृश्य में बात करें तो भारत को भी अपने ग्लेशियर खोने का खतरा है। वे हिंदू कुश हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में अभूतपूर्व दर से पिघल रहे हैं, ठीक है। जैसे हिंदू कुश में जो कुछ ग्लेशियर हैं वहां पे भी देखा गया है कि ये ग्लेशियर बहुत तेज से पिघल रहे हैं। और यदि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कमी नहीं की गई तो इस सदी में उनकी मात्रा लगभग 80% तक कम हो जाएगी। हिंदू कुश ध्यान रखिएगा, हिंदू कुश में जो भी ग्लेशियर हैं, अगर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम नहीं किया गया सही तरीके से तो लगभग 80% हिंदू कुश के ग्लेशियर भी पिघल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं इंडिया के, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे भी मैच द फॉलोइंग बनाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्लेशियर की क्षति के प्रतिकूल प्रभाव क्या हो सकते हैं, जैसे पर्यावरणीय प्रभाव, वे स्थानीय समुदायों, पौधों
और जानवरों के लिए विशेष रूप से गर्म और शुष्क अवधि के दौरान मीठे पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और अगर पिघल जाएगा तो मीठे पानी का स्रोत भी है समाप्त हो जाएगा, और उनके लुप्त होने का अर्थ यह होगा कि हमें मीठे पानी के लिए पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर होना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्लेशियरों से बहने वाला ठंडा पानी नीचे की ओर पानी के तापमान को ठंडा रखता है। तो यह क्षेत्र की कई जलीय प्रजातियों, ठीक है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए ठंडे पानी के तापमान की आवश्यकता होती है। तो ग्लेशियर के नष्ट होने का सीधा असर ऐसे प्रजातियों पर पड़ता है जो खाद्य जल का एक अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, फूड चेन के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है इस तरह के प्रजाति। और अगर वहां से ठंडे जल का अनुपस्थिति हो जाता है तो हमारे फूड चेन से इस तरह के प्रजातियां भी विलुप्त हो जाएंगे। तो पिघलते ग्लेशियर जो है वो समुद्र के जल स्तर में भी वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, और कर ही रहे हैं। तो आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, तो ग्लेशियर इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा था तथा पर्वतारोहण और पर्यटक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और अगर 23 ग्लेशियर पिघलेंगे तो यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं वो भी आना छोड़ देंगे, तो वहाँ की जो स्थानीय व्यक्ति हैं उनके जो रोजगार मिले हुए हैं पर्यटन से वो भी प्रभावित हो जाएंगे। समय आ जाएगा कि वहां से पलायन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए जो बोला जाता है कि इसका प्रभाव जो है आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से पड़ सकता है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने देखा ग्लेशियर के बारे में। ठीक है, खास के ध्यान रखेगा ये वेनेजुएला का ग्लेशियर है, इसी को कहा जाता है हम्बोल्ट। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए प्री एक्लेम्प्सिया पर प्रकाश डालना जरूरी है। ठीक है, प्री एक्लेम्प्सिया बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देखा जा रहा है जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी से पहले उनको ब्लड प्रेशर है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर है या फिर शुगर है, तो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनके बच्चे जो है या तो 7 मंथ में पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चे जो कमजोर होते हैं मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अनेक प्रकार की विसंगतियां देखी जाती है। ठीक है, जिससे माँ और बच्चे दोनों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं इस आर्टिकल में कि क्या शारीरिक रूप से सामान्य तंत्रिका तंत्र की दृष्टि से अक्षुण बच्चे को जन्म देना चमत्कार नहीं है। कोई भी महिला जब बच्चे को जन्म देती है, स्वस्थ बच्चा अगर है, उसका शारीरिक रूप से वो भी स्वस्थ है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, तो ये कहीं ना कहीं एक महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसी में कहा जाता है जो माँ और नवजात शिशु दोनों की सुरक्षा में प्रसव पूर्व देखभाल के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करता है। ठीक है, तभी बच्चा स्वस्थ पैदा होता है जब प्रसव पूर्व उनके लिए बहुत अच्छे सावधानी से उनकी देखभाल की गई है। ठीक है, तो सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित जन्म की ओर यात्रा को इस कठोर वास्तविकता का सामना करना होगा कि नवजात शिशुओं में जन्मजात विसंगतियां और मानसिक रूप से भी चुनौतियां इससे कहीं ज्यादा प्रचलित हो रही, जिनको हमें स्वीकार करना होगा। ठीक है, तो हालांकि जन्मजात विसंगतियों के लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन तंत्रिका संबंधी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसको कम किया जा सकता है। अपर्याप्त प्रसव पूर्व और प्रसवकालीन देखभाल से उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसमें क्लियर कहा जाता है कि अगर हम लोग प्रसव पूर्व उनका सही तरीके से देखभाल करते हैं, जो जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको सही तरीके से फुलफिल करते हैं, तो बच्चों में इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसमें प्री एक्लेम्प्सिया के बारे में कुछ चीजें बताई गई है, जैसे इसका सिम्टम दिया गया है वो महिलाएं जिनको जो है सांस लेने में दिक्कत होती है या बहुत छोटे सांस लेती है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेती है, या फिर उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, ठीक है, या उनको जो है देखती हैं तो ब्लर दिखाई देता है, ठीक, लगातार जो है उन्हें वोमिटिंग्स होते हैं। तो इस तरह की जो सिम्टम्स हैं ये कहीं ना कहीं प्री एक्लेम्प्सिया का है। ऐसे जो है प्रसव पूर्व समय में बहुत जल्दी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि आपका जो शिशु है जो आने वाले समय में जन्म लेगा उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इसे बहुत जल्दी जो है इलाज कराना चाहिए। ठीक है, तो माँ और बच्चे के स्वास्थ्य, कहावत है कि जीवन जन्म से पहले शुरू हो जाता है। ठीक है, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उसी समय जो है उसमें जीवन होता है। ठीक है, तो यही बात कहा जाता है राइटर के द्वारा कि जीवन जन्म से पहले शुरू हो जाता है और गहरा महत्व रखता है। हमें याद दिलाता है कि हम जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं वह हमारी अंतिम सांस तक हमें प्रभावित करता है। तो समय से पहले जन्म और जन्म के समय कम वजन, उसके बाद विकास में बाधा, ठीक है, बहुत से बच्चों की हाइट कम रह जाती है, और गर्भावस्था के उच्च रक्तचाप संबंधी विकारों के परिणाम स्वरूप, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर के परिणामों के परिणाम स्वरूप ही
प्री एक्लेप्सिया रोकथाम योग्य स्थितियों में से एक है, ठीक है, जो वैश्विक स्तर पर मातृत्व और नवजात रुग्णता और मृत्यु दर में योगदान देता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि क्यों जो है किसी भी महिला में प्री एक्लेप्सिया होता है, ठीक है। मां और बच्चे के स्वास्थ्य पर एचडीपी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी की दीर्घकालिक जटिलताएं भी है। वे अगर जिस महिला में वयस्कता में उच्च रक्तचाप है, चयापचय सिंड्रोम उसे कहा जाता है मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम, या फिर हृदय रोग हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो, डिस्लिपिडेमिया हो और स्ट्रोक के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर आर्थिक बोझ काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। जिन महिलाओं में इस तरह की समस्याएं होती है उनको जब प्रसव के समय स्थितियां और गंभीर हो जाती है और ज्यादा आर्थिक बोझ बढ़ जाता है इनके स्वास्थ्य के देखभाल में, ठीक है। तो उभरते सबूतों से पता चला है कि प्री एक्लेम्प्सिया हृदय विफलता के जोखिम को 4 गुना बढ़ा देता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। प्री एक्लेम्प्सिया जो है हृदय संबंधी बीमारी को 4 गुना बढ़ा देता है, ठीक है, हार्ट फेल्यूर को 4 गुना बढ़ा देता है और मां के लिए कोरोनरी हृदय रोग, स्ट्रोक और हृदय मृत्यु के जोखिम को 2 गुना बढ़ा देता है, ठीक है। तो प्री एक्लेप्सिया होता क्या है? प्रसव के बाद या प्रसव उत्तर हृदय संबंधी मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने से महिला के हृदय और मानसिक संबंधी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में काफी मदद मिलेगी। फिर भी जो है यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्री एक्लेप्सिया के बाद प्रसवोत्तर माता जो होती है उनके हृदय संबंधी स्वास्थ्य अनुसंधान का एक काफी हद तक उपेक्षित क्षेत्र होता है, इसे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो प्री एक्लेप्सिया का मतलब है नए तरीके का उच्च रक्तचाप या मौजूद उच्च रक्तचाप का बिगड़ना, जो मूत्र यूरिन में अतिरिक्त प्रोटीन के साथ आती है, जो गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद विकसित होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा प्री एक्लेप्सिया के बारे में। यही 4 चीजें जो है होती है, ठीक है, उच्च रक्तचाप हो जाता है या फिर यूरिन के साथ साथ प्रोटीन बाहर आता है, ये लगभग जो है गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के आसपास ये विकसित होता है। तो प्री एक्लेप्सिया प्लेसेंट को अलग करने और या बच्चों के बहुत जल्दी जन्म का कारण बन जाता है, जिससे यह जोखिम बढ़ जाता है कि बच्चे को जन्म के तुरंत बाद समस्याएं हो सकती है। महिला के हाथ, उंगलियां, गर्दन या फिर पैर सूज सकते हैं और यदि प्री एक्लेप्सिया गंभीर है और इलाज नहीं हो पा रहा है तो उसे एक्लेप्सिया या फिर अंग क्षति भी हो सकती है, ठीक है, पैरालिसिस भी हो सकती है। तो प्री एक्लेप्सिया कितना गंभीर है इस पर निर्भर करते हुए उपचार में गतिविधियों में परिवर्तन आता है, जैसे बिस्तर पर आराम, अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है या फिर रक्तचाप कम करने के लिए दवाएं या फिर बच्चे का प्रसव शामिल हो सकता है, ठीक है। तो इस प्री एक्लेप्सिया के समय को रोकने या बंद करने के लिए नस द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, प्री एक्लेप्सिया को कंट्रोल करने के लिए वेन के द्वारा मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो गर्भावस्था की जटिलताएं क्या क्या है, जैसे कि प्री एक्लेप्सिया और एक्लेप्सिया। प्री एक्लेप्सिया शुरुआती दौर का समय है, ठीक है, और जब ये गंभीर स्थिति में आता है प्री एक्लेप्सिया तो उसी को एक्लेप्सिया कहा जाता है। तो ऐसी स्थितियां हैं जो केवल गर्भावस्था के दौरान होती है, वे महिलाएं भ्रूण या दोनों को प्रभावित कर सकता है और गर्भावस्था के दौरान अलग अलग समय पर हो सकता है। हालांकि अधिकांश गर्भावस्था जटिलताओं का प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है, ठीक है। प्री एक्लेप्सिया का कुछ हद तक जो है बेहतर तरीके से इलाज किया जा सकता है, उसे नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन एक्लेप्सिया होने के बाद जब प्री एक्लेप्सिया गंभीर स्थिति में आ जाती है तब समस्या और बढ़ जाती है, ठीक है। इसी में लगभग प्री एक्लेप्सिया से 3 से 7% गर्भवती महिलाओं में प्री एक्लेप्सिया विकसित होती है। प्री एक्लेप्सिया में यूरिन में प्रोटीन के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। प्री एक्लेप्सिया अचानक दौरा पैदा कर सकता है, ठीक है, और गंभीर प्री एक्लेप्सिया वाली 1% से भी कम महिलाओं में एक्लेप्सिया होती है, ठीक है, 1% से भी कम महिलाओं में एक्लेप्सिया होती है। यदि तुरंत इलाज नहीं किया जाता है तो एक्लेप्सिया आमतौर पर जानलेवा हो जाता है, ठीक है। तो प्री एक्लेप्सिया गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद और आमतौर पर प्रसव के बाद पहले सप्ताह के अंत से पहले विकसित होता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1/4 मामले प्रसव के बाद होते हैं, आमतौर पर पहले 4 दिन के भीतर, लेकिन कभी कभी प्रसव के 6 सप्ताह बाद भी हो जाता है प्री एक्लेप्सिया, ठीक है। तो आंकड़े क्या कहते हैं प्री एक्लेप्सिया के बारे में? तो भारत में जो दुनिया भर में गर्भावस्था के लगभग 1/4 प्रतिकूल परिणामों के लिए जिम्मेदार है। इन स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करना न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है बल्कि एक आर्थिक आवश्यकता भी है। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि प्रसवकालीन मृत्यु दर जो है लगभग 1000 गर्भधारण के लिए 32 है और नवजात मृत्यु दर 1000 जीवित
जन्मों के लिए 25 है। और गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप संबंधी विकार जो है वो माता की मृत्यु का प्रमुख कारण बन जाता है। हाई ब्लड प्रेशर जो है माता की मृत्यु का प्रमुख कारण बन जाता है। तो भारत में क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे कंट्रोल किया जा सके? तो समय की मांग है कि गर्भावस्था के इस गंभीर उच्च रक्तचाप विकार के बारे में जागरूकता फैलाकर प्री एक्लेप्सिया से मुकाबला किया जाए, जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और रोकथाम भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन ने अपने प्रमुख कार्यक्रम समरक्षण के माध्यम से, समरक्षण याद रखिएगा, ठीक है, के माध्यम से भारत के सभी जिलों में सुरक्षित मातृत्व पहल की पहुंच बढ़ाने के मिशन पर काम शुरू कर दिया है। दशक के अंत तक प्री एक्लेप्सिया को 8 से 10% से घटाकर 3% करने और भ्रूण के विकास पर प्रतिबंध को 25% से 30% से घटाकर 10% करने की प्रतिज्ञा के साथ IRIA मतलब कि इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन संरक्षण जोखिम को संबोधित करके और कम करने के लिए आवश्यक समर्पण का उदाहरण देता है, जो गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को इसका सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। तो इस प्रयास में सामुदायिक सहभागिता की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और सतत नेतृत्व सबसे ज्यादा सर्वोपरि होती है। ठीक है, तो हम सुरक्षित मातृत्व के उद्देश्य को आगे बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करते हुए कि हर महिला को आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ बच्चे को जन्म देने का अवसर मिले। ठीक है, तो यह था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया प्री इक्लेम्सिया के बारे में, कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है प्रेगनेंसी के समय में। इसलिए महिलाओं को जो है अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को जो है प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा नियंत्रित रखने का। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है इंडिया चाइना के कंजम्पशन के कंपेरिजन के बारे में, मतलब कि भारत और चीन के उपभोग की तुलना यहाँ पे हम लोग विस्तार से कर लेते हैं। तो 2023 में भारत जो है वो चीन को पीछे करके दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। यह विकास जो है चीन में घटती जन्म दर, चीन में जो है जन्म दर लगातार घटता जा रहा है। ठीक है, प्रति 1000 लोगों पर 6.4 जन्म और कुल जन्म दर 1% की पृष्ठभूमि में है। तो अपने अपने भू राजनीतिक परिदृश्य में दोनों देश के विपरीत अनुभव के कारण हमें तुलना करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देख सकते हैं कंजम्पशन के मामले में भारत जो है लगभग 29.5% कंजम्पशन करता है अगर ग्लोबल कंज्यूमर क्लास ग्रोथ की बात करें। ठीक है, और वहीं चाइना जो है 27.7% करता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 4.5%, लैटिन अमेरिका 5.4%, अफ्रीका 8.9% और रेस्ट ऑफ द एशिया जो है 24.1%। ठीक है, तो संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है? तो भारत और चीन दोनों के पास एक बड़ा उपभोक्ता आधार है। ठीक है, दोनों जो है बड़े देशों में माना जाता है जहां पे सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है, सबसे बड़ा मार्केट है वैश्विक स्तर पे। तो क्रय शक्ति समता मतलब कि परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी 2017 के अनुसार उपभोक्ता वह है जो प्रतिदिन $12 से अधिक खर्च करता है। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार उपभोक्ता उसी को कहा जाता है जो अपने जरूरत के लिए जो है लगभग $12 से अधिक खर्च करता है। तो निजी अंतिम उपभोग व्यय इसी को कहा जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE। ठीक है, जो वस्तुओं और सेवाओं पर घरों की सेवाओं करने वाले घरों और गैर लाभकारी संस्थानों द्वारा कुल उपभोग व्यय को मापता है। तो उपभोक्ता खर्च के लिए एक उपयोगी प्रॉक्सी के रूप में कार्य करता है और खासकर जब आय और खपत उपभोक्ता वर्ग के भीतर केंद्रित होता है तो इसी को कहा जाता है PFCE। इसको सिंपली समझ सकते हैं, जो निजी अंतिम उपभोग व्यय है उसको निवासी परिवारों और घरों की सेवा करने वाले गैर लाभकारी संस्थानों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम खपत पर, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की अंतिम खपत पर जो व्यय करता है उसी को कहा जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आंकड़ों से पता चला है कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत चीन की तुलना में उपभोग पर काफी अधिक खर्च करता है। ठीक है, जबकि जब PFCE की बात करें तो वर्तमान में भारत की GDP में लगभग 58% से अधिक योगदान होता है और यह चीन की अर्थव्यवस्था में केवल 38% ही योगदान करता है। इसके अतिरिक्त अंतिम उपभोग जिसमें सरकारी उपभोग व्यय भी शामिल होता है भारत के लिए GDP का लगभग 68% और चीन के लिए 53% है। ठीक है, तो हर जगह जो है भारत आगे है उपभोग करने के मामले, उपभोग पर व्यय करने के मामले में। तो इसका तात्पर्य यह है कि सरकार भारत की तुलना में चीन में
बहुत बड़ी उपभोक्ता है। इसके अलावा जहां भारत का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं चीन का प्रतिशत लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि वहां की जनसंख्या अस्थिर हो गई है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है तुलना दिया गया है इस पूरे मैप में। ठीक, जैसे पहला जो चार्ट है इसमें कंपेरिजन किया गया है इंडिया और चाइना के कंज्यूमर साइज का, जहां चाइना में 899 है, वहीं इंडिया में 950 है। वहीं अगर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पे भी 2022 की यहाँ पे तुलना की गई है, जहाँ पे चाइना आगे है। ठीक है, अगर हम लोग पीएफसीई की बात करते हैं, उसके बाद कंट्रीब्यूशन बाय रीजन टू ग्लोबल कंज्यूमर क्लास ग्रोथ इन 2024, जो अभी हम लोगों ने फिगर देखा था, यहाँ पे इंडिया 29.5 है और चाइना 27.7% है। अगर जीडीपी की बात करें इंडिया और चाइना का, तो चाइना का जीडीपी 37.2%, हर एक चीज को हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, वहीं इंडिया का जीडीपी 58.5% कंजम्पशन पे खर्च करता है। ठीक है, उसके बाद पर कैपिटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन की अगर बात करें तो हर एक जगह जो है चाइना आगे जा रहा है। वहीं एडिशन टू अगर कंज्यूमर बेस की बात करें तो भारत की जनसंख्या ऑलरेडी बढ़ गई, तो भारत के पास कंज्यूमर बेस ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर्स इन 2030, अगर लगातार कंज्यूमर्स की बात करें तो इसमें भी लगातार भारत का जो है ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा है। यही सारी चीजें थी जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, उसी को हम लोग चार्ट में देख रहे थे। ठीक है, उसके बाद पीएफसीई पर समग्र डेटा क्या कहता है, तो पीएफसीई पर समग्र डेटा से पता चलता है कि चीन की अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में लगभग 5 गुना बड़ी होने के बावजूद इसका पीएफसीआई अपेक्षाकृत बहुत कम है और भारत की तुलना में केवल लगभग 3.5 गुना ही है। ठीक है, तो इसका मतलब न केवल यह है कि भारत के जीडीपी में उपभोग का बहुत बड़ा योगदान है, बल्कि यह भी कि भारत अपेक्षाकृत कम जीडीपी पर चीन के उपभोग स्तर के बराबर होगा, जबकि चीन ने लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर का अपना जीडीपी बना लिया है, फिर भी जो है वहां उपभोग जो है वो संतुलित हो गई, कंजम्पशन पे खर्च जो है वो संतुलित हो गई। वहीं दूसरे पॉइंट में कहा जाता है कि चीन की खपत को लेकर निराशाजनक कहानी के बावजूद इसके पीएफसीई ने पिछले 4 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो भी हम लोगों ने मैप में देखा। ठीक है, तो 2021 में भारी वृद्धि दर्ज करने से पहले इसका पीएफसीए 2020 में स्थिर था, जिस समय कोरोना का समय था। ठीक है, वहीं भारत का आंकड़ा जो है 2018 में 1.64 ट्रिलियन डॉलर से लगातार बढ़कर 2022 में 2.10 ट्रिलियन डॉलर जो है उपयोग किया जा रहा है कंजम्पशन में व्यय करने के लिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट में कहा जाता है कि 2022 में जबकि चीन ने अपनी संख्या में गिरावट दर्ज की और कुल और प्रति व्यक्ति दोनों भारत में दोनों श्रेणियों में मामूली वृद्धि देखी गई है, जो अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा था। और अंत में कहा जाता है कि अनुपात के संदर्भ में भारत के पीएफसीई ने चीन के साथ अंतर को 3.3 से -3.1 तक कम कर दिया है। ये जो है भारत को तेजी से विकास करना होगा और अपने कंजम्पशन पे जो एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है, जैसे फूड की लगातार हमारे देश में बर्बादी होती है, उसके रखरखाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सही तरीके से नहीं है। ठीक है, किसान जो फसल उगाते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन का सही सुविधा नहीं मिल पाता है, तो मंडी में सही तरीके से पहुंच नहीं पाता है। फिर मंडी में अगर 1-2 सप्ताह रह गया तो फिर जो है बहुत सारे खाद्यान्न हमारे बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उसके रखरखाव की सही तरीके से हर एक जगह जो है कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इन कारणों को, इन हमारे बुनियादी ढांचों को विकसित करना होगा, जिससे कि हमारे जो फूड की बर्बादी या फिर जो लोग खाना पकाने के बाद खाने को बर्बाद कर देते हैं उसका भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कंजम्पशन में हमारा ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो इसे भी सुधारने की आवश्यकता है। लोगों को अपनी मानसिकता को बदलने के लिए भारत को लगातार जो है एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और एक निश्चित फाइन भी लगाना चाहिए। ठीक है, जिससे कि एक डिटरेंस क्रिएट हो, एक भय पैदा हो किसी भी खाद्यान्न को बर्बाद करने के लिए। ठीक है, कि वो बर्बाद ना करे किसी भी खाद्य पदार्थ को, क्योंकि उसके कारण जो है बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती है और अतिरिक्त खर्च होता है किसी भी देश का, जिससे उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका जो जीडीपी ग्रोथ है वो प्रभावित होता है। तो तुलना में क्या कहा जाता है कि केवल नाममात्र पीएफसीई संख्याओं की तुलना करने से कभी भी विकृति आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि पीएफई बेस्ड जो भी हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं इंडिया और चाइना का, वो सही कंपेरिजन नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाममात्र के आंकड़े जीवन यापन की लागत के बीच मौजूद विसंगतियों को ध्यान में नहीं रखते हैं और उपभोग केवल उपभोग किए गए मूल्य के बारे में नहीं है, बल्कि उपभोग की मात्रा के बारे में भी होता है। और नाममात्र के आंकड़े केवल, ये जो बात किया जा रहा है पीएफसीई की, पीएफसीई बेस्ड जो भी हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है कंजम्पशन को निर्धारित करता है। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि केवल उपभोग के लिए मूल्य के बारे में नहीं है, बल्कि उपभोग की मात्रा, कितने
उपभोग किए गए हैं, ठीक है, उसकी मात्रा को भी निर्धारित करना जरूरी है। तो केवल कुल उपभोग मूल्य का अंदाजा देते हैं, उपभोग की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का अंदाजा नहीं देते हैं, ठीक है। पीएफसीई की बात की जा रही है। इस प्रकार मूल्य के आधार पर खपत का हिसाब लगाने के लिए पीपीपी, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी आंकड़ों की तुलना अनिवार्य हो जाती है। तो पीपीपी आंकड़े की तुलना करने पर उपभोग व्यय के बीच का अंतर और कम हो जाता है। पीपीपी के संदर्भ में चीन का पीएफसीई भारत से लगभग 1.5 गुना हो जाता है। तो दोनों चीजें याद रखिएगा, पीपीपी और पीएफसीई दोनों चीजें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दूसरी ओर भारत ने बिगड़ती एक्सचेंज रेट विनिमय दर के बावजूद 2022 में अपने उपभोग व्यय में $1 ट्रिलियन और जोड़ दिया, ठीक है। जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसमें लगभग $1 ट्रिलियन हमारा और बढ़ गया 2022 में। तो श्रेणियों के अनुसार व्यय, भारत के उपभोग व्यय की विशेषता भोजन, कपड़े, जूते और परिवहन पर अधिक खर्च होते हैं और शिक्षा और सांस्कृतिक मनोरंजन और स्वास्थ्य देखभाल पर कम खर्च होते हैं, जो एक अविकसित या फिर विकासशील बाजार की विशेषता। यहीं पे अंतर समझने की आवश्यकता है। चाइना जो है जितने भी डेवलप्ड कंट्री है उसके अनुसार से चल रहा है। दूसरी ओर चाइना की उपभोक्ता का जो बकेट है, टोकरी है, अपेक्षाकृत विकसित बाजार का प्रतिनिधित्व करती है। भले ही भोजन और पेय पदार्थ चीन की खपत का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसके कुल उपभोग व्यय के प्रतिशत के रूप में इसमें गिरावट आई है। लगातार जो है फूड और जितने भी पेय पदार्थ हैं उसमें कंजम्पशन कम होता जा रहा है चाइना का, ठीक है, जो एक परिपक्व बाजार का संकेत है। एक डेवलप्ड कंट्री की तरह वहां पे मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है, चाइना में। इसके तरीके यह भारत की तुलना में आवास, चाइना जो है वो भारत की तुलना में आवास, सफेद वस्तुओं, मनोरंजन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर अपने व्यय का काफी अधिक प्रतिशत खर्च करता है, ठीक है। अगर वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पे भी भारत की तुलना में बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है चाइना में। उसके डिफेंस में भी बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है। तो चीजों को संदर्भ में रखने के लिए अमेरिका, जापान, यूरोपियन संघ, जर्मनी और यूके जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भोजन पर व्यय उच्चतम ब्रैकेट में नहीं है, जिस तरह से चाइना जो है, चाइना भी डेवलप्ड कंट्री के तरीकों को अपना रहा है, ठीक है। तो भारत को भी सीखने की आवश्यकता है जिससे हम अपने कंजम्पशन को कम कर सकते हैं और यहाँ पे जो आर्थिक अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है उसको भी कम किया जा सके। तो निष्कर्ष में राइटर के द्वारा कहा जाता है कि कुल मिलाकर भारत भोजन, परिवहन और संचार और कपड़े और जूते पर चीन द्वारा खर्च किए जाने वाला लगभग आधा खर्च करता है। तो क्या भारत का उपभोक्ता वर्ग बढ़े हुए खर्च के साथ चीन +1 गाथा के बीच अपने प्रतिस्पर्धाओं के मुकाबले एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में विदेशी व्यवसायों के प्रति अपनी अपील बढ़ाता है या नहीं, ये देखना अभी भी बाकी है। मेनली जो है भारत को भी डेवलप्ड कंट्री के जो इकोनॉमिक ग्रोथ हैं उनके जो तरीके हैं किस तरह से वो अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कम कर रहे हैं उससे भारत को सीखने की आवश्यकता है, ठीक है। और हमें सबसे जरूरी है अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की, जिससे कि हम लोग अस्थिर कर सके अपने पॉपुलेशन को और सही तरीके से नीतियों को बनाकर यहाँ पे जो भी आवश्यकता है कंजम्पशन के लिए उसके लिए हर एक चीज को मुहैया कराने में सफल हो पाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर जो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड है और यूपीएससी के 2024 के पीटी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, पॉलिटी से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है और एक लोकेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें पहला स्टेटमेंट है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उसके बाहरी कोर में पिघले हुए लौह मिश्रण धातुओं की गति से उत्पन्न होता है। और दूसरा स्टेटमेंट है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरे भूवैज्ञानिक इतिहास में स्थिर रहा है। तीसरा स्टेटमेंट है पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव स्थिर है और गतिशील नहीं है। और चौथा जो स्टेटमेंट है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह को सौर हवा और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाता है। तो इसमें कितने स्टेटमेंट जो हैं वो सही है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सही है। इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो लगभग 600 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र काफी कमजोर हो गया था, जिससे अधिक सौर विकिरण ग्रह तक पहुंच रहे थे, ठीक है। तो कथन एक इसलिए सत्य है क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वास्तव में पृथ्वी के बाहरी कोर में पिघले लौह मिश्रण धातुओं की गति से उत्पन्न होता है, ठीक है। सियाल, सीमा, नीफे, ये ध्यान रखिएगा ये तीनों चीजें, तभी आप लोग जान पाएंगे क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में, ठीक है। तो उसी की बात की जाएगी और यह प्रक्रिया जिसे जियोडायनमो के नाम से भी जाना जाता है, तो विद्युत धाराएं बनाती है जो बदले में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। दूसरा कथन क्यों गलत है? क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो भूवैज्ञानिक इतिहास में स्थिर नहीं रहा है। अभी हम लोगों ने बात किया लगभग 600 मिलियन वर्ष पहले जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर था, ठीक है।
तो उसी की बात की जा रही है, स्थिर नहीं है, इसमें समय समय पर उलटफेर और उतार चढ़ाव होता रहता है। तीसरा कथन क्यों गलत है? क्योंकि चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव स्थिर नहीं है, वे पृथ्वी के बाहरी कोर के भीतर पिघलते हुए लोहे के प्रवाह में परिवर्तन के कारण समय के साथ चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो कथन 4 क्यों सत्य है? क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक ढाल के रूप में कार्य करता है जो ग्रह को हानिकारक सौर हवा और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाता है, जो अन्यथा वायुमंडल को नष्ट कर देगा और सतह को तीव्र विकिरण के संपर्क में ला देगा। ठीक है, जो तेज रेडिएशन होते हैं उसके संपर्क में ला देगा। इसलिए जो है हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें पहला स्टेटमेंट है, पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जहां भू चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत नीचे की ओर निर्देशित होती है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट है कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के समान स्थान पर स्थित है। और तीसरा स्टेटमेंट है, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जहां भू चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत ऊपर की ओर निर्देशित होती है। वहीं चौथा स्टेटमेंट है कि वर्तमान चुंबकीय उत्तरी ध्रुव लगभग 10 किलोमीटर प्रति वर्ष की गति से रूस की ओर बढ़ रही है। इसमें कितने कथन जो है वो सही है? इसमें भी जो है 2 कथन सही है। इसको भी हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो पहला कथन क्यों सही है? तो पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव वास्तव में पृथ्वी की सतह का वह बिंदु है जहां भू चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत नीचे की ओर निर्देशित होती है। यह वह वजह है जहां चुंबकीय कंपास सुई सीधे नीचे की ओर इशारा करेगी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के समान स्थान पर स्थित नहीं है, वे अलग अलग और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण हिलता डुलता रहता है, जैसे इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, चेंज होता रहता है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जहां भू चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत ऊपर की ओर, क्योंकि ये नीचे की ओर होती है और ये ऊपर की ओर होती है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ से नीचे की ओर हो गई और ये ऊपर की ओर हो गई। ठीक है, चौथा क्यों गलत है? जबकि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव वास्तव में घूम रहा है और वर्तमान दर लगभग 34 मील, ठीक है, यहाँ पे बताया गया था 10 किलोमीटर प्रति वर्ष, यहाँ पे बताया गया है लगभग 34 मील, मतलब कि 55 किलोमीटर प्रति वर्ष के करीब है, न कि 10 किलोमीटर, इसलिए गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुरिया जनजाति के बारे में, जिसमें पहला स्टेटमेंट है, मुरिया जनजाति मुख्य रूप से भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, मुरिया लोग अपनी अनूठी घोटिन प्रणाली के लिए जाने जाते हैं, जो एक पारंपरिक युवा छात्रावास है। तो इसमें कितने कथन जो है वो सही है? तो इसमें जो है दोनों कथन जो है वो सही है। ठीक है, जो मुरिया जनजाति है वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, जो मुरिया जनजाति है ये गोंड का उपसमूह है, जो 1876 में बस्तर के मुरिया विद्रोह में शामिल होने के लिए जाने जाते हैं, जो बस्तर के दीवान गोपीनाथ कपरदास के खिलाफ विद्रोह किए थे। तो मुरियाओं में अद्वितीय रीति रिवाज है जिसमें मृतकों को गुड़ी नामक संरचना में दफनाने की प्रथा शामिल है। ठीक है, जहां एक पत्थर 6 से 7 फीट ऊंचाई पर रखा जाता है। इसके अतिरिक्त उनकी एक सामाजिक संस्था है जिसे घोटुल कहा जाता है। ठीक है, घोटुल याद रखिएगा, जहां युवा लड़के और लड़कियां अपने जीवन साथी चुनने की आजादी रखते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है युवा छात्रवाद, इसलिए दोनों कथन सही थे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं घोटुल प्रणाली की ही बात की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है, ये जो है पॉलिटी संबंधित है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास ओबीसी की केंद्रीय सूची में समुदायों को शामिल करने या बाहर करने की शक्ति है। तीसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी है। इसमें कितने कथन जो है वो सही है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कथन जो है वो सही है। इसको भी हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था और अनुच्छेद 338 को शामिल करने के साथ 102वें संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इसलिए पहला कथन सही है। ठीक है, तो आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन वाले 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसके अधिदेश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना शामिल है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य
और केंद्र सरकार से ओबीसी समावेशन बहिष्करण अनुरोध पर केंद्र सरकार को सलाह दे सकती है। तो संसद के पास समुदाय को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने या फिर बाहर करने की शक्ति है। उसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से तथा अन्य समय पर जैसा उचित समझे प्रस्तुत करता है। यदि सरकार इसकी सिफारिशों से असहमत होता है तो उसे उसके कारण दर्ज करने होंगे। जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी की केंद्रीय सूची में समुदायों को शामिल करने या बाहर करने के संबंध में सिफारिशें करती है। ये सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दो कथन गलत क्यों है, तो यहाँ पे कहा जाता है शक्ति, शक्ति नहीं है, यहाँ पे सिफारिश करती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये बाध्यकारी नहीं है, इसलिए दोनों कथन गलत है, सिर्फ एक ही कथन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र में असहमति के अधिकार राइट टू डिसेंट की अवधारणा को सटीक रूप से दर्शाता है? इसमें सही कथन जो हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। असहमति का अधिकार नागरिकों को प्रतिशोध के डर के बिना शांतिपूर्ण सरकारी नीतियों का विरोध करने की अनुमति देता है, सही है। उसके बाद असहमति का अधिकार स्वतंत्र भाषण और कार्यशील लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है, ये भी सही है, इसलिए जो है डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें क्लियर कहा जाता है कि असहमति का अधिकार लोकतंत्र में मौलिक है, जो व्यक्तियों और समूहों को प्रतिशोध या दंड का सामना किए बिना सरकारी कार्यों और नीतियों से असहमति व्यक्त करने की अनुमति देता है, और यह स्वतंत्रता का एक स्वस्थ गतिशील राजनीतिक माहौल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां विविध राय बेहतर शासन और जवाबदेही में योगदान दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि असहमति का अधिकार स्वतंत्र भाषण की व्यापक अवधारणा से निपटने से जुड़ा है, जो लोकतांत्रिक समाजों की आधारशिला है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, प्राधिकार को चुनौती दे सकता है और सार्वजनिक चर्चा में भाग ले सकता है, जो लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए कि असहमति को विनियमित कर सकती है कि इससे हिंसा या अराजकता न भड़के, लेकिन असहमति का पूर्ण दमन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र को स्वतंत्र अभिव्यक्ति और विरोध के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के साथ सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में संतुलन बनाना चाहिए, और असहमति का दमन आमतौर पर लोकतांत्रिक समाज के स्वस्थ कामकाज के बजाय सत्तावाद को बढ़ावा देता है। इसलिए जो है असहमति के अधिकार जरूरी हैं लोकतंत्र के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये जो है लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें न्यू कैलेडोनिया स्पेन, दूसरा जो है वो कार्टाजेना, कार्टाजेना तो जानते ही होंगे। ठीक है, स्विट्जरलैंड, ये गलत है। तीसरा जो स्टेटमेंट है मर्सिया क्षेत्र सूडान, तो इसमें कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पे एक भी कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो न्यू कैलेडोनिया है ये फ्रांस में है, कार्टाजेना स्पेन में है, और मर्सिया क्षेत्र जो है वो स्पेन में है। फिगर में देख लेते हैं हम लोग, तो देख सकते हैं, तो न्यू कैलेडोनिया जो है वो फ्रांस में है, कार्टाजेना जो है वो स्पेन में है, और स्पेन में ही जो है वो मर्सिया है। ठीक है, जो सबसे छोटा क्षेत्र है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, वेरीफायर मिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नासा का है, और ये किस लिए लाया गया है? तो ये मेनली जो है गर्मी उत्सर्जन पर नए डेटा को कैप्चर करके पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के रहस्यों को उजागर करने के लिए लाया गया है। ठीक है, पोलर रीजन के रहस्यों को उजागर करने के लिए लाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ नासा का मिशन है प्री फायर, ऐसा नहीं है कि ये जो है जंगल में आग लगने से संबंधित है। ठीक है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया, और कुछ करेंट अफेयर के क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।